प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न कहता क्या है, समझते हैं। कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक गोला होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर की इसकी कवरिंग क्या हुई है, इसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है और इसी को ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। तो गोले में कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, या तो हम कहें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 मीटर है। अब देखिए, व्यास मतलब इसके एक सिरे से एक तरफ से दूसरे तरफ की टोटल की दूरी, या कहें इसका व्यास जो है, इसका व्यास आपका 8.4 मीटर दिया गया है। अब समझिएगा, अगर इस गोले का व्यास दिया गया है तो गोले का व्यास बराबर 8.4 मीटर दिया गया है, जबकि गोले का व्यास क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या होता है, यानी 8.4, यानी r का मान आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 4.2 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखना है आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। चलिए 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 रख दिया जाता है और r की जगह 4.2 गुणे में 4.2 रख दिया जाता है। अब आप देखेंगे 7 से ये कट जाएगा और रह जाएगा क्या, 4 गुणे में 22 गुणे में 7 छक 42 यानी 0.6 गुणे में 4.2। अब इनका ही गुणनफल आपका उत्तर होने वाला है। तो चलिए गुणा कर देते हैं 22 दुना 44 के 4, 22 चौक 88, 4 92 और क्या अंक पे, 1 अंक पे। अभी भी क्या है, 0.6 है और गुणे में क्या है, 4 है। अब देखिए 6 से गुणा, 6 चौक के 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 6 9 54 1 55, 6 9 54 1 55 और 2 अंक पे दशमलव। फिर 4 से आपको गुणा करना है। देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, फिर 4 चौक 16, 16 1 17 के 7, 17 के 7 हासिल 1 और 4 पंचे 20 1 21, 4 पंचे 20 1 21 हासिल 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 3 23 और कई अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यानी 231 दशमलव क्या हो जाएगा, 221। फिर से एक बार गुणा आप देख लेंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 के 1 हासिल आए 2, 4 पंचे 20 20 2 22, कितना हो जाएगा, 22 बाबू 22 हो जाएगा, यानी 221.76 वर्ग मीटर है। तो मीटर लगाएंगे, अगर ये सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लगाते, यानी इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 221.76 वर्ग मीटर हो जाएगा दिए गए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आपको लगाना है। पहले आपको ऊपर ये लिखना है, फिर इसे हल करना है, फिर इसे लिखकर सूत्र के माध्यम से इसे हल करना है और क्वेश्चन नंबर 11 डाल लेना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसी अर्धगोले, अब देखो गोला था, अब ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। यहां पर क्या था, गोला था, अब क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। अब देखो गोला अर्धगोला कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। एक बड़ा सा गोला था
उसे काट किया गया, बीच से काट दिया गया, तो ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। इस कह रहा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको लिखना होगा अर्धगोला, क्या भैया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखना होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज जरूर ध्यान रहे, इसको हमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 अपनी कॉपी में डालना है, उसके बाद इसको हल करना है। यही अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अभी बताया गया। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बताओ। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बातें समझ गए ना। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 308। 2 और पाई इस साइड जाएगा तो इधर रह जाएगा आर का वर्ग। यहां पर देखेंगे तो 308 है और 2 आ गया बटे में, और पाई का मान 22/7 होता है, तो यहां हो जाएगा 7/22। अब देखना 22 से काट सकते हैं, 22 से, या 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8, 11 ठे 88, 2 दूना 4, 7 28, यानी 7 गुणे 7 आ गया आर स्क्वायर। अब वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर। और आपको उत्तर के रूप में लिख लेना है कि इस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। बातें समझ में आ जाएगी ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें, समझते हुए चलें, सारे सवालों को हल करते हुए चलें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक बेलनाकार पाइप है, एक बेलनाकार पाइप है और जिसकी ऊंचाई 5 मीटर दी गई। एक बेलनाकार पाइप है, ऐसे पाइप है, और जिसकी ऊंचाई दी गई है, और जिसकी क्या दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई है। कह रहा कि इसके आधार का व्यास, ये जो आधार का व्यास है, आधार का व्यास ये कितना है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा इसका पृष्ठीय क्षेत्र, इसके वक्र पृष्ठ पर 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसके जो वक्र पृष्ठ पर है, मतलब इधर के बाहरी सतह पर, यही मान लीजिए बेलनाकार है, इसके बाहरी सतह पर आपको पेंट लगाना है, तो कुल कितना खर्च आएगा, जबकि 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आपको देना है। तो देखिए ऐसे में यहां क्या दिया गया है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r। अब देखिए हम हल कर रहे हैं और आपको समझना है। सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर दिया गया है व्यास, और क्या दिया गया है, व्यास। देखिए इसके आधार का व्यास 28, व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो देखो व्यास बराबर 2r होता है और 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, और r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले तो r आ गया, फिर इसकी ऊंचाई आ गई, h बराबर कितना है, 5 मीटर आ गया। अब कह रहा कि भैया इसका वक्र पृष्ठ मतलब एक ऊपर भी होता है, उसे छोड़कर बाहर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिखोगे। क्या लिखोगे भैया, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं। तो बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। देखो 2 गुणे में पाई का मान 22/7, आर का मान आपने निकाला है 14 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदल लें, क्योंकि यहाँ मीटर की दर से खर्च लिया गया है, तो 100 से भाग, और ऊंचाई 5 मीटर आप लिख लें। अब देखेंगे 7 से 7 दूनी 14, 2 पंचे 10 से 10 चला जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, और बटे में 10 है तो 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 4.4 वर्ग मीटर उसकी टोटल चौड़ाई बनी है। क्षेत्रफल कितना बना है, 4.4 वर्ग मीटर। अब आपको कुल खर्च निकालना है,
है ना, बेलनाकार पाइप को पेंट करने में कुल खर्च आपको निकालना है तो आप यहाँ लिख लें, या फिर आप यहाँ नीचे लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। इसी के नीचे आपको हल करना है। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, आपको समझकर चलना है कि कहाँ हमें लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, बेलनाकार पाइप को पेंट, क्या करना, पेंट करने की लागत आप देखेंगे या खर्च देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना, क्षेत्रफल गुणे में 8 रुपया। क्षेत्रफल आया 4.8, 4.4 है, 4.4 है क्षेत्रफल, 4.4 गुणे में 8, 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 35 रुपया 20 पैसा टोटल क्या आएगा, खर्चा आएगा। उस 35 रुपया 20 पैसा टोटल खर्चा आएगा। इस पाइप को पूरा चारों तरफ से नहीं, केवल बाहर से पेंट करने का कुल खर्च आएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ना समझ में आया तो पुनः वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ना तब भी समझ में आए तो आप अपने इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया क्वेश्चन संख्या ये वाला, तो उसके लिए अलग से भी वीडियो बना के डाला जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। देख लीजिए सब कुछ दिया गया है, थोड़ा सा ज्यादा था इसलिए मैंने लिखकर यहीं से सेव कर दिया। अब आपको यहाँ पर लिख कर नहीं समझाया जा सकता था इसलिए मैंने बता दिया। देखो कह रहा है चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो चेक भैया 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है आपका जो है वाहक चेक या धारक चेक कहते हैं, एक आदेशित चेक होता है और एक रेखांकित चेक होता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया, एक वाहक चेक या धारक चेक होता है, बात समझ रहे हैं, और एक आदेशित चेक होता है और एक रेखांकित चेक होता है, बात समझ रहे हैं। देखो रेखांकित या बियरर चेक में अंतर बताइए और वाहक चेक किसे कहते हैं, ये सारा प्रश्न एक साथ आ सकता है या इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना था तो मैं सारे लिख दिए। चलिए वाहक चेक, यह चेक जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के माध्यम से उस पर लिखी धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकता है और चेक पर जो है खातेदार का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। बात समझ में आ गया। वाहक चेक का मतलब क्या है, इस चेक के माध्यम से चाहे चेक धारक या कोई अन्य व्यक्ति भी बैंक से उस पर लिखी धनराशि को प्राप्त कर सकता है बैंक में जाकर के, लेकिन ध्यान रहे उस चेक पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए जिसका अकाउंट नंबर है। आदेशित चेक कह रहा है कि इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक उसी व्यक्ति को करेगा जिसका चेक है, यानी जिसका अकाउंट है या जिसके नाम से चेक काटा गया है। बात समझ, जिसके नाम से चेक काटा गया है। कौन सा चेक, आदेशित चेक। इस चेक के माध्यम से बैंक उसी व्यक्ति को भुगतान करेगा जिसका नाम उस पर लिखा है, जिसके माध्यम से चेक काटा गया है, उसका आधार कार्ड भी लगता है ऐसी स्थिति में, बातें समझ में, और उसका सिग्नेचर लगेगा। अगला देखिए रेखांकित चेक, कह रहा जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं हों, चेक के बाएं कोने पर ऐसे 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य में CO या नॉट निगेटिव अथवा AC पे ओनली लिख दिया जाए तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। इसमें अकाउंट पे ओनली या नॉट निगेटिवली लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। यानी जहां पर कुछ ऐसा रेखांकित लिखा है, AC नॉट पेबल आदि सारी चीजें लिखा है, ऐसे चेक को खाता धारक अपने अकाउंट में इस चेक को जमा करके उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। बात समझ गए ना। किंतु एंड को वाला बैंक CO वाला क्रॉस चेक दूसरे चालू खाता में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, क्या ये समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 गुणे में 5 की घात में -2 भागे में
1/10 की घात में 2 कैपिटल ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट लिया है बाबू, मझला ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, और प्लस में 3/4 है। अब देखोगे क्या कह रहा है, कह रहा कि ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, सरल करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ध्यान रहे 4 पंचे 20 तो है, 20 की घात में -2 है और भाग है, यहाँ पर जो है 1/10 की घात में 2 है, और ध्यान दीजिए बाद में 3/4 प्लस में है। अब समझिए इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 1/20 की घात हम 2 लिख सकते हैं, या 1/20 गुणे 20 लिख दें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए भाग का उल्टा गुणा करेंगे तो इसका अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा, 1/10 तो 10/1 हो जाएगा, और घात 2 है तो 2 बार लिख दिया जाएगा। और बाहर में आप देखेंगे कि क्या लिखा है, 3/4 लिखा है, ध्यान रहे। अब देखो यहाँ गुणे में है तो 1 1 2 0 से 2 0 कट गया, अब 1 1 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 4 हो जाएगा, और बाहर 3/4 पहले से है। देखो हर समान होंगे तो अंश जुड़ जाता है, हर समान होने पर अंश जुड़ जाएगा, तो 3 1 4 आ जाएगा, यानी 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वैसे आपके किताबों में सॉल्यूशन कुछ दूसरे प्रकार से दिया है, यहाँ पर प्लस लगा दिया है, यहाँ पर यदि आप प्लस लगा देते हैं तब इसका उत्तर क्या हो जाता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर यदि हम प्लस लगा दें, यहाँ पर यदि हम प्लस लगा दें तब इसका उत्तर क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, अगर यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं तब इसका उत्तर क्या आएगा, इसे समझते हैं। देखो 4 पंचे 20 की घात 1/2 है, 20 की घात -2 है, ध्यान रहे, और प्लस में 1/10 की घात 2 है, और यहाँ पर प्लस 3/4 है। यहाँ देखो इसे हम 1/20 बीसा में 400 लिख सकते हैं, और प्लस में 1/10 में 100 लिख सकते हैं, और बाहर क्या है, 3/4 है। अब ऐसी स्थिति में हमें इनका एलसीएम लेना होगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 400, 4 से 400 में भाग देंगे, 400 से तो 1 बार जाएगा, प्लस 100 से 400 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे तो 100 या 300 आ जाएगा। देखिए 301 + 4 बराबर 305, और बटे में क्या आ गया है, 4 आ गया है। अब देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30, 5 एकन 5, बटे में 5 8 40, यानी 61/80 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। केवल यहाँ पर चिन्ह बदल देने से सवाल का उत्तर बदल जाता है, ध्यान रहे, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, गणित है। केवल चिन्ह बदल देने से इसका सवाल का उत्तर बदल जाता है, क्यों, क्योंकि यह क्या है, गणित है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि भैया इनका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है, समझ कर चलते हैं। देखिए 3x की घात 2 प्लस में 10x माइनस में 8, कह रहा इसका गुणनखंड कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ऐसे में हम लिखते हैं 3x² और यहाँ लिखते हैं 8। अब इस 10 को ऐसा तोड़ो कि 8 तिरिक 24 हो जाए, यानी हम ऐसे कर लें 12 दूनी 24 कर लें, और 12 को प्लस और 2 को माइनस। अब देखो 12 दूनी -24 हुआ कि नहीं, लेकिन इन दोनों को हल करने पर +10 भी आ जा रहा, इसलिए हम लिख लेंगे +12x और माइनस में क्या, 2x। अब देखो दोनों को जोड़ो 10 ही आने वाला है, 12 - 2 बराबर 10 हुआ कि नहीं, बस हमने इसको प्रसार करके लिख दिया। अब दोनों से कॉमन ले लो, 3x, यहाँ बच गया क्या, x, यहाँ से जब 3 कॉमन लिए तो 3 चौक 12 और x कॉमन हो गया। यहाँ से आप -2 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, x, और यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो क्या रह गया, प्लस, और 2 कॉमन हुआ तो रह गया 2 चौके 8। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में x प्लस, दोनों पदों में x + 4 है, और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2 है। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से ही आप सवालों को लगाते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 15x⁴, थोड़ी सी घातें बड़ी हैं, 15x⁴, क्या लिखा है, x⁴ + 3x² माइनस में 18। अब ध्यान दीजिए
कुछ इस प्रकार से इनको हल करना है। 15x⁴। चलिए हल करते हैं हम सभी लोग, इसको भी हल करते हैं। यहां पर देखिए, या तो आप बड़े में हल करें जैसे 15 × 180, या फिर इसमें से थोड़ा सा एक काम कर ले, 3 पहले कॉमन ले लें। 3 × 5 = 15, 5x⁴, और यहां से 3 कॉमन हो गया, x² आ गया, और यहां पर आप देखेंगे तो क्या आ गया, 3 × 6 = 18 यानी 6 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 बाहर है, और ऐसे में हम इस 5x⁴ और इस x को, यहां देखो 6 × 5 = 30, हम 5x⁴ रहने देते हैं और इस x को तोड़ देते हैं। अभी देखो माइनस में क्या आ जाएगा, 6x² और प्लस में 5x²। अगर हम ऐसा कर दें कि इसे हम तोड़ दें, 6 × 5 देखो, 6 × 5 = 30, माइनस में 30 हो जाएगा, और 6 - 5 = 1 हो जाएगा, और -6 पहले से है। चलिए 3, अब देखो कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं। x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x⁴ बच जाएगा, और यहां जब x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया है, 6 बच गया। उसी प्रकार यहां से हम प्लस कॉमन ले लेते हैं 1, और ध्यान दीजिए यहां पर क्या रह गया, हमने +1 कॉमन ले लिया है। अब आप देखेंगे यहां पर क्या रह जाएगा, x² और माइनस क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? अब चलते हैं। एक चीज देखेंगे आप, यहां पर माइनस नहीं बाबू, प्लस है, इसलिए ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रहे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा बदल जाएगा, x² ही कॉमन होगा, 5x² रह जाएगा, और यहाँ +6 रह जाएगा। यहाँ पर लेकिन कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन हो जाएगा। x² और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, और क्या रह गया, 6। 5 भी रहेगा, 5x² और प्लस में क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, बड़ी संख्या प्लस हो जाएगी। ठीक, चलिए बस ठीक है। अब ऐसे में अब आप देखोगे तो यहाँ क्या रह गया, 5x² प्लस में 6 दोनों में है, कॉमन ले लिया। अगले ब्रैकेट में x² -1 आ गया। चूंकि x² -1 को हम लिख सकते हैं, x² -1² लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि 5x⁴ क्या है आपका, 3 × 5x⁴ प्लस में 6, और यहां पर सूत्र बन गया है एक, क्या बन गया है, x - 1 और x + 1। अतः इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, अतः उत्तर बराबर आपका ये हो जाएगा। बात समझ गए ना? इस प्रकार से इसका भी क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर चिन्ह बदल गया तो सवाल का उत्तर बदल जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तब यहाँ माइनस चलता, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या चलेगा, प्लस चलेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी प्रकार से आपको नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भैया, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, करने पर प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। भाई करने वाला ऐसे कह सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने वाला प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। अब देखिए जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर का सूत्र मैं बता देता हूं। चक्रवृद्धि क्या भैया, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन गुणे में 1 + दर बटे में 100 की घात में समय होता है। लेकिन इसका एक सूत्र, जैसे आप प्रतीकात्मक के रूप में लिखेंगे तो A बराबर अमाउंट है, प्रिंसिपल, और यहाँ पर 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर t। अब यहाँ पर आप देखेंगे A बराबर क्या है,
ए बराबर आप देखेंगे तो ए बराबर मिश्रधन है, ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन आप कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन कहेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन कहेंगे। और P बराबर मूलधन कहेंगे। क्या कहेंगे? मूलधन कहेंगे। और R बराबर आपका दर है और T बराबर क्या है? समय है। क्या ये बात समझ गए ना? इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 400 रुपए का, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अभी बताया गया। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है ये, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में t। वैसे आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? पहले मिश्रधन निकालना होगा, माइनस उसमें से क्या करना होगा? मूलधन करना होगा, तब जाके आपके सवाल का उत्तर आएगा। तो देखो पहले हम मिश्रधन निकाल लेते हैं। 400 गुणे में 400 मूलधन है, 1 प्लस दर है 5 बटे में 100 की घात में 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष। तो देखेंगे 400 गुणे में, यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 20 एकन 20 एक 21 बटे में क्या आ गया? 20। इसे चाहे तो आप एक बार में लिख लें, इसे चाहे, चलिए लिख दिया गया तो कोई बात नहीं। 20 एक 21 बटे 20 की घात में 2। अब देखिए 400 यहाँ पर 21 गुणे में 21 बटे में 20 गुणे में क्या आ जाएगा? 20। 20 बीसा में 400, 21 21 में 441 आ गया। यह क्या आ गया? आपका मिश्रधन आ गया। अब देखिए मिश्रधन 441 है, मूलधन कितना है? 400 है, तो ब्याज जो आएगा वो कितना रुपया आएगा? 41 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएगा ना? इसी प्रकार से सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि गलत ना होने पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा कर दिया। क्या रुपया जमा कर दिया? राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा कर दिया। अब 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया मिले? यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, 2 साल बाद उसे कितना रुपया मिलेगा? जबकि बैंकवा कै रुपया पैसा देता है? 8% वार्षिक ब्याज देता है, और वो भी कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो देखो उसे कुल प्राप्त राशि है ना, उसे या हर्षिता को लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे। हर्षिता को प्राप्त कुल राशि जो है वो है, देखो मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात में समय। मूलधन उसने जमा कितना किया? 5000 रुपया, 1 प्लस दर 8% है बटे में 100 की घात में 2। अब देखेंगे 5000 रुपया है, 100 एकन 100 प्लस 1, 108 बटे में 100, और कितनी बार? 2 बार। 108 बटे में 100 कितनी बार? 2 बार। तो 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 एकन 5, दूनी 10 हो जाएगा। अब देखोगे 2 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 54। 54 गुणे में 108। वहां आपको काटना नहीं, वहां आपको समझना, ऐसे लीपा पोती नहीं करना है काट के, वहां केवल आपको समझना है। अब देखेंगे 54 गुणे 108, 54 गुणे 108, इसे आपको हल करना है और जोड़ना है। बात समझ रहे हैं? तो आ जाएगा 5832, 5832 रुपये आ जाएगा। समझ रहे ना? या फिर आप क्या कर लें, 108 गुणे में 54 से गुणा, 4 बटे 32, 2 4 0 0 प्लस 3, 4 एकन 4, 5 बटे 40 के 0 हासिल 4, फिर 4 हो जाएगा, 5 एकन 5, 2 3 4 8 और 5, 5832 रुपये हर्षिता को कुल मिलेंगे। बैंक द्वारा हर्षिता को कुल कितने रुपए मिलने वाले हैं? 5832 रुपया बैंक ने हर्षिता को कुल पैसा दिया। क्या बातें समझ में आ जाएगा? प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आप सभी सवालों को हल कर सकते हैं, और आपको अब डरने की जरूरत नहीं है कि किसी भी सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो
बस आपको राजन सीरीज का सारा मैथ का सॉल्यूशन हल कर डालना है। इसी प्रकार से आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में हो या आपके जो है ये सेमेस्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप फेल तो नहीं होंगे, बाकी आप नंबर भी अपना बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इन सभी वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न मैथ का हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।